नमस्कार। सीनियर क्लास केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में आज फिफ्थ के लेसन से, जिसका नाम है यहाँ पर पृष्ठ रसायन, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2022-23 में आने की संभावना है। इसलिए क्वेश्चन की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला क्वेश्चन है बेटा कि अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है यहाँ पर कि स्थिर ताप अधिशोषण गैस के दाब P तथा अधिशोषण की मात्रा अक्ष अपॉन m के मध्य संबंध जो होता है उसे ही अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल दोनों की नमी को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तथा दोनों में अंतर बताइए। तो इन निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जल के अवशोषण के द्वारा नमी हटाता है, जबकि सिलिका जेल जो होता है वो जल के अधिशोषण के द्वारा यहाँ पर नमी को हटाने का काम करता है। तो दोनों में अंतर यही है अपना कि एक तो अवशोषण के द्वारा नमी और दूसरा जल के अधिशोषण के द्वारा यहाँ पर नमी को हटाता है। थर्ड क्वेश्चन कि जल की कठोरता दूर करने के लिए किस अधिशोषक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जियोलाइट, जिसका नाम है यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का एक जियोलाइट होता है जो जल में पाई जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयनों की अधिशोषण कर लेता है, जिससे यहाँ पर अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन कि क्रांतिक मिसेलाइजेशन सांद्रता अर्थात CMC का पूरा नाम भी यही है, जिसको पूछा जा सकता है कि CMC का पूरा नाम क्या है। तो क्रांतिक मिसेलाइजेशन सांद्रता है क्या है? तो उसका आंसर है कि जिस निश्चित सांद्रता के ऊपर से गुणित कोलाइड मिसेल का निर्माण करते हैं वह कोलाइड की मिसेलाइजेशन सांद्रता यहाँ पर कहलाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या क्या है, अर्थात और आगे है इसमें कि कोलाइडों के रक्षण गुण से इसका क्या संबंध होता है। तो स्वर्णांक का यहाँ पर ये जो परिभाषा है वो ये है कि किसी शुष्क द्रव्यरागी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml मानक के गोल्ड सोल में डालने पर उसके स्कंदन को 10% इनिशियल विलयन के 1 ml द्वारा होने से रोक देती है, अर्थात उस द्रव्यरागी कोलाइड का वो स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या कहलाती है। अगला छठवां क्वेश्चन कि फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी के संदर्भ में किसी गैस के ठोस के तल पर अधिशोषण को एक समीकरण के रूप में दर्शाओ। तो उसका समीकरण होता है अक्ष अपॉन m इक्वल टू के पी, अर्थात अक्ष अपॉन m इक्वल टू के पी, जिसमें अक्ष अपॉन m का लॉग लेने पर लॉग अक्ष अपॉन m इक्वल टू अक्ष अपॉन m लॉग p और लॉग k के द्वारा यहाँ पर डिनोट किया जाता है, जिसमें अक्ष जो होती है वो अधिशोषी की मात्रा यहाँ पर मानी जाती है और k कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर माना जाता है। m है अधिशोषण की मात्रा है और p है वो किसी भी गैस का यहाँ पर दाब माना जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन कि ऋण सोल के स्कंदन है तो सोडियम एल्यूमिनियम और बेरियम आयनों को उसके उन्नयन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित कीजिए। कि बढ़ता हुआ क्रम यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उन्नयन क्षमता है यहाँ पर एल्यूमिनियम की Al3+ की, जिस पर आयनों की संख्या ज़्यादा है उसकी उन्नयन क्षमता भी यहाँ पर ज़्यादा मानी जाती है। 8वां क्वेश्चन कि भौतिक अधिशोषण कौन से बलों के कारण उत्पन्न होता है। तो भौतिक अधिशोषण अधिशोषक अणुओं के असंतुलित आकर्षण बलों और वांडर वाल बलों के कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है। 9वां क्वेश्चन कि नेत्र संक्रमण में प्रयुक्त या संयुक्त एक सिल्वर सोल का नाम क्या है। तो उस सिल्वर सोल का नाम होता है बेटा आर्जिट्रोल या प्रोटोजिरोल। ये प्रोटारगाल लिख रखा है यहाँ पर, रॉन्ग है ये, प्रोटोजिरोल यहाँ पर इसका कोलाइडिसोल होता है। 10वां क्वेश्चन कि ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण कम होता है, उसका कारण समझाइए। तो भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है जिसमें गैस और ठोस पर यदि दाब लगा जाए तो गैस और ठोस प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। इसी कारण ये भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर यहाँ पर कम हो जाता है। अर्थात उपरोक्त साम्यावस्था में जब ताप बढ़ाया जाता है तो साम्य पश्चिम दिशा में यहाँ पर विस्थापित हो जाता है, अर्थात विशोषण की प्रक्रिया होने के कारण यहाँ पर अधिशोषण है कम होने लग जाता है। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इसमें डायग्राम से पूछा जा सकता है
जिसमें विद्युत अपवहन का नामांकित चित्र। विद्युत अपवहन में यदि अपन देखें तो दो छड़ें, एक तो कैथोड और एक एनोड की। एनोड धनावेशी छड़ तथा कैथोड है वो ऋणावेशी छड़ होती है, जिसमें जल का निकास द्वार और प्रवेश द्वार के साथ में यहाँ पर एक अपवाहक झिल्ली होती है जिसमें 16 कण भरे हुए होते हैं। अर्थात कोलाइडों को जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है और कोलाइडी सोल अपने को शुद्ध प्राप्त होता है। दूसरी यहाँ पर ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो ब्रेडिंग आर्क विधि में यदि अपन देखें तो उसमें प्रक्षेपण माध्यम बर्फ या अवगाह यहाँ पर लेते हैं, जिसमें एक बीकर में यहाँ पर दो धन और कैथोड और एनोड की छड़ यहाँ पर लगा दी जाती है। एनोड धनावेशी तथा कैथोड ऋणावेशी छड़ होती है और उसमें उस कोलाइडी सोल का यहाँ पर निर्माण अपन आसानी से कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, विद्युत कण संचलन को नामांकित चित्र सही समझाइए। तो विद्युत कण संचलन में यहाँ पर एक यूं आकार की नली होती है जिसमें कैथोड और एनोड यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं और कोलाइडी सोल जो भरा हुआ होता है उस कोलाइडी सोल का यहाँ पर स्कंदन आप आसानी से विद्युत कण संचलन विधि के द्वारा कर सकते हैं। इसका वर्णन है कि कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कणों का किसी इलेक्ट्रोड की ओर गति करना है विद्युत कण संचलन यहाँ पर कहलाता है और इसके द्वारा कोलाइडी कणों पर आवेश की यहाँ पर पुष्टि की जा सकती है कि धनावेशित होगा या ऋणावेशित। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में पदार्थ के कणों की सीमा या उसका आकार कितना होता है। तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ पिकोमीटर के बीच तथा कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर अर्थात 10⁶ पिकोमीटर और निलंबन में कणों का आकार जो होता है वो 1000 नैनोमीटर यहाँ पर माना जाता है। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, संगुणित कोलाइड को परिभाषित कीजिए। तो संगुणित कोलाइड क्या है कि जब कुछ पदार्थ जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं परंतु जब इसकी सांद्रता यहाँ पर बढ़ाई जाती है तो एक निश्चित सांद्रता CMC क्रांतिक मिश्रीकरण सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर इन पदार्थ के अणु हैं एक दूसरे को यहाँ पर समीप व्यवस्थित होकर कोलाइडी के आकार का यहाँ पर कण बनाते हैं और इस प्रकार बने कोलाइड को ही संगुणित कोलाइड या मिसेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज को गुजारा जाए तो क्या होता है। तो उसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो ये टिंडल प्रभाव की घटना को यहाँ पर समझा रखा है जिसका आंसर है कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण टिंडल प्रभाव प्रक्षेपित होता है या प्रेक्षित होता है और प्रकाश पुंज के लंबवत से देखने पर यहाँ पर विलयन में प्रकाश का स्पष्ट मार्ग दिखाई देता है जिसे अपन टिंडल प्रभाव कहते हैं। 17वां क्वेश्चन कि पेप्टिकरण को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो पेप्टिकरण की परिभाषा क्या है। देखो कि किसी पदार्थ के ताज़ा बने अवक्षेप को उपयुक्त विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदलना ही पेप्टिकरण अथवा पेप्टन कहलाता है तथा मिलाया जाने वाला विद्युत अपघट्य है वो पेप्टिक कारक कहलाता है। अर्थात ताज़ा बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया को ही पेप्टिकरण या पेप्टन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का तनु विलयन हिलाने पर यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर सोल यानी कि लाल रंग का यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अर्थात कोलाइडी विलयन बनने के फलस्वरूप यहाँ पर इसका रंग है वो लाल हो जाता है। 18वां क्वेश्चन है कि द्रव्यरागी और द्रव्यविरागी कोलाइडों में दो अंतर लिखो। तो द्रव्यरागी में पहला अंतर है कि इसमें विद्युत अपघट्य है कम मात्रा में मिलाने पर इसमें कोई भी प्रभाव नहीं होता है अर्थात इसका स्कंदन थोड़ा बहुत होने की संभावना है। दूसरा द्रव्यविरागी में यदि अपन देखें तो कि इसमें विद्युत अपघट्य कम मात्रा में मिलाने पर यहाँ पर स्कंदन हो जाता है। इसमें आउटसाइड में लिख रखा है स्कंदन हो जाता है बल्कि द्रव्यरागी में कोई भी प्रभाव नहीं होता है। सेकंड कि वे विद्युत कण संचलन कठिनाई या आसानी यहाँ पर नहीं दर्शाते हैं यानी कि इनमें विद्युत कणों का संचलन आसानी से नहीं होता है बल्कि द्रव्यविरागी कोलाइड में यदि देखें तो विद्युत कणों का संचलन वो आसानी से हो जाता है। 19वां क्वेश्चन कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में 4 अंतर बताइए। तो सबसे पहला अंतर प्रकृति के आधार पर यदि देखेंगे तो अपन प्रकृति के आधार पर अंतर है कि अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं बल्कि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य रासायनिक की क्रिया होती है।
अतः प्रबल रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। दूसरा अंतर उसकी विशिष्टता के आधार पर कि इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, बल्कि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति है वो विशिष्ट प्रकृति की होती है। तीसरा, उत्क्रमणीयता के आधार पर यदि अंतर देखें तो कि ये भौतिक अधिशोषण है वो उत्क्रमणीय होता है, बल्कि रासायनिक अधिशोषण है वो अनउत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। फोर्थ अंतर है इसमें अधिशोषण के आधार पर कि इसमें ऊष्मा का मान है कम होता है, बल्कि रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान है वो अधिक या उच्च होता है। अगला 20वां क्वेश्चन है कि धन आवेशित सोल तथा ऋण आवेशित सोल को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो धन आवेशित सोल जो हैं वो धात्विक ऑक्साइड होते हैं जो जल योजित हो सकते हैं, यानी कि जल योजित होंगे यहाँ पर, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में जल की मात्रा, फेरिक ऑक्साइड के साथ में जल की मात्रा, हीमोग्लोबिन है वो भी धन आवेशित सोल होता है। मेथिलीन ब्लू सोल, बिस्मार्क, टाइटेनियम ऑक्साइड सोल, ये सारे के सारे धनावेशित सोल के अंतर्गत आते हैं। बल्कि ऋणावेशित सोल में यदि अपन देखें तो जैसे धातुओं में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सोल, धात्विक सल्फाइडों में AS2S3 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, अम्लीय रंजक पदार्थों में यदि देखें तो इओसिन, कांगो रेड सेल, ये स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, मृतिका, चारकोल इत्यादि का सोल जो होता है वो ऋणावेशित सोल के अंतर्गत यहाँ पर माना जाता है। आज की क्लास में ये 5वें लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चनों का निर्माण इसमें से होता है, जिसमें पृष्ठ रसायन में 2 ही नंबर का यहाँ पर लेसन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो छोटा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है और 2 नंबर का एक साथ क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावना है। इसलिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना सुनील कुमार, जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।